आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। 2 यूनिट अपन कंप्लीट कर चुके इलेक्ट्रॉनिक्स में। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यूनिट थर्ड है कौन सी, पहले तो ये पता होना चाहिए। यूनिट थर्ड यूनिट का नाम होगा प्रवर्धक, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांजिस्टर। प्रवर्धक मीन्स ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। पूरी यूनिट में अपन सिर्फ प्रवर्धक पढ़ने वाले हैं। प्रवर्धक का काम क्या होता है, पहले इसी नाम को पकड़ लीजिए। एम्पलीफायर क्या होता है, जो एनी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। मीन्स किसी भी सिग्नल का प्रवर्धन कर देने वाली जो डिवाइस होती है उसको अपन क्या कहते हैं जी, प्रवर्धक कहते हैं। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। जैसे अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी भी डिवाइस को, फॉर एग्जांपल जैसे ये अपने पास प्रवर्धक है या कोई डिवाइस है, इसको मैं इनपुट देता हूँ तो मेरे को क्या मिलना होता है, आउटपुट मिलना होता है। मीन्स किसी भी डिवाइस को जब आप इनपुट देते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आता है। उसी प्रकार जिस अपन इनपुट 2 तरीकों से दे सकते हैं। इनपुट होता है वो धारा का सिग्नल हो सकता है, मीन्स धारा स्रोत के द्वारा अपन दे सकते हैं, करंट सोर्स, या फिर अपन वोल्टता स्रोत के द्वारा इनपुट दे सकते हैं। मीन्स इनपुट देने के 2 मेथड होंगे, वोल्टेज सोर्स। ओके, इतनी बात हुई। धारा के रूप में दे दूं, मीन्स मान लो मैंने I1 दे दिया, वोल्टेज के रूप में मान लो मैंने V1 दे दिया। आउटपुट मेरे को मिला, मीन्स सपोज कर लिया I2 मिल गया और वोल्टेज के टर्म मेरे पास V2। अपने को पढ़ना है तो इस वाली डिवाइस को, यहाँ पर लगी हुई डिवाइस है उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। यदि ये डिवाइस क्या कर दे, इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे। फॉर एग्जाम्पल उसी से अपन समझने का प्रयास करते हैं। अब आप समझ चुके ये एम्पलीफायर है। यदि मैंने इसके इनपुट सिग्नल में इस प्रकार की कोई वेव दी, मीन्स दिस इज इनपुट सिग्नल, ये वाली वेव दी, तो जैसे ही इसका मेरे को आउटपुट मिला तो देखिएगा इस प्रकार से वेव होती है। यहाँ से यहाँ तक अधिकतम विस्थापन क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। समझिए धीरे धीरे आराम से, यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड होता है। तो जब ये सिग्नल एम्पलीफाई होगा, मीन्स इस सिग्नल का जब एम्पलीफायर में से गुजरेगा तो इसका आयाम बढ़ जाएगा। मीन्स आपको इस प्रकार से वेव पहले वाले के कंपैरिजन में इसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड कैसा नजर आएगा जी, बढ़ा हुआ नजर आएगा। मीन्स एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी सर्किट में एम्पलीफायर तभी काम में लेते हैं जब अपने को किसी भी सिग्नल का क्या बढ़ाना होता है, आयाम बढ़ाना होता है। मीन्स किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी तक यदि अपने को भेजना होता है तब अपन वहाँ ये मेजर करके चलते हैं कि बीच में क्या लगाते हैं, एम्पलीफायर, जिससे सिग्नल आसानी से पहुँच सके विदाउट डिस्टर्शन, बिना किसी कमी के। अब इसमें एक बात और आती है, जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर प्रवर्धक तथा पुनर्निवेश प्रवर्धक। पुनर्निवेश प्रवर्धक टॉपिक भी पूरा पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इतना आपने फॉलो किया। पुनर्निवेश प्रवर्धक को इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। मीन्स इस पूरे प्रवर्धक वाली यूनिट थर्ड में अपन ओनली एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं। वो किस किस से बना हो सकता है, ट्रांजिस्टर से बना हो सकता है और पुनर्निवेश के द्वारा बना हो सकता है। मीन्स फिर एक वर्ड आ गया यहाँ पे कि पुनर्निवेश यहाँ पर क्या है, तो उसको भी अपन समझ लेते हैं। इसी सर्किट डायग्राम को अपन लेके चलते हैं। सपोज करते हैं अपन, धीरे धीरे आराम से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं सीधा टॉपिक स्टार्ट कर सकता था, लेकिन पहले जब आपको वही बात है, किसी के घर जाना हो, उसका एड्रेस यदि पता हो तो अपन उस रास्ते से आसानी से जा सकते हैं। अदरवाइज भटकते हैं, तो भटकने वाला सिस्टम आई स्टडी पे है ही नहीं। पहले आप रास्ता सीखिए, रास्ते के बाद सीधा चलिए। ठीक है, देखिएगा यदि ये अपने पास कोई एम्पलीफायर है, ले लिया,
इसको क्या दिया था मैंने, कोई इनपुट, मीन्स कोई भी डिवाइस होगी, डिवाइस तभी काम में लेते हैं जब अपन उसको इनपुट दें और अपने पास अच्छा आउटपुट निकले। अब आपको क्या समझना है यहाँ से कि पुनर्निवेश क्या है, तो देखिएगा। सपोज करो कि यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के रूप में दिया तो वी आई, आउटपुट क्या निकला वी नॉट। आउटपुट का कुछ पार्ट लिया मैंने और किसको दे दिया, इनपुट को दे दिया। मीन्स इस प्रकार से अपना सिग्नल जा रहा था, आउटपुट में से कुछ पार्ट मैंने लिया, ठीक है, और किसको दे दिया वापस, इनपुट को दे दिया। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है जी, पुनर्निवेश। क्या कहलाएगी, पुनर्निवेश मीन्स फीडबैक। समझे बात को। अब जिस एम्पलीफायर की मदद से अपन पुनर्निवेश करते हैं उस एम्पलीफायर को पुनर्निवेश प्रवर्धक कहते हैं, पुनर्निवेश प्रवर्धक कहते हैं, मीनिंग फीडबैक एम्पलीफायर। समझ आई इतनी बात, नो प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप अपन चलें। अब थोड़ा सा आपको और बताएं कि जब अपन पुनर्निवेश प्रवर्धक बनाते हैं तो पुनर्निवेश जो फैक्टर काम में लेते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं। बेटा पूरा पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बेसिक जानकारी अपन ले रहे हैं कि अपने चैप्टर में क्या है। इनपुट दिया, अपने पास क्या निकला, आउटपुट का कुछ पार्ट किसके रूप में लेते, किस फंक्शन के रूप में लेते हैं अपन, बीटा। मीन्स जो फीडबैक या पुनर्निवेश है उसको अपन बीटा की टर्म लेके चलते हैं और कहाँ पे देते हैं, इनपुट में देते हैं। समझ आइए इतनी बातें, ठीक है। अब अपना मुख्य काम क्या है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक आपको बनाना है। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक किस किस की मदद से आप बनाओगे। अभी जो चल रहा है वो पूरा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक की रीढ़ की हड्डी है कि अपने को इस पूरे यूनिट में क्या मेजर करना और क्या अपने को पढ़ना रहेगा। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। देखिएगा, ट्रांजिस्टर के बारे में जब अपन बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं मुख्यतः। पहला देखिए, अपन ने पढ़ा है पूरा लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, उभयनिष्ठ, उत्सर्जक, विन्यास अपन ने पढ़ा है। इस बार अपने को क्या पढ़ना है, प्रवर्धक। तो अपन क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, उत्सर्जक, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक मीन्स कौन से एम्पलीफायर अपने यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा देखिए, उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर। बहुत आसान है, सब में सेम कॉन्सेप्ट चलने वाला है। सिर्फ एक मेथड आपको बताएंगे जब टॉपिक शुरू होगा, उस मेथड से आप बेखूबी इजीली पूरा निकाल सकते हो। उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। नेक्स्ट, एच प्राचल ट्रांजिस्टर, डर मत जाना, एच प्राचल ट्रांजिस्टर प्रवर्धक मीन्स ट्रांजिस्टर का सॉल्यूशन किसकी मदद से, एच। खास बात बता दें, इनका सॉल्यूशन भी अपन कौन से पैरामीटर से करने वाले हैं, एच पैरामीटर से ही करने वाले। मीन्स अपन सिर्फ एच पैरामीटर को काम में लेके सारी बातें पढ़ेंगे। इनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं आरसी प्रवर्धक। आरसी प्रवर्धक, इन अदर लैंग्वेज कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ओके, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। नेक्स्ट वन इज एच पैरामीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। नेक्स्ट वन आरसी एम्पलीफायर, ठीक है। उसके अलावा अपन फीडबैक वाला काम में लेंगे तो फीडबैक में 2 बातें पढ़ेंगे अपन। जो फीडबैक वाला सिस्टम है उस सिस्टम में अपन सिर्फ फीडबैक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो 2 प्रकार की होगी। पहला नेगेटिव फीडबैक होगा, नेगेटिव फीडबैक, ओके। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव
फीडबैक। ठीक है, अब अपन सीधा अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। जैसे इतने टॉपिक अपना पढ़ते ही अपना जो यूनिट है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक दो टॉपिक रहेंगे, उनके बारे में भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। मीन्स मुख्य तौर पर ये वाले सारे टॉपिक कौन सी यूनिट में डाले गए हैं, थर्ड यूनिट में डाले गए। अपन सबसे पहले एच प्राचल की मदद से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का सॉल्यूशन करेंगे। अपने पढ़ने का मैनर यही रहेगा, पहले अपन एच पढ़ेंगे, उसके बाद उबेनिस्ट उत्सर्जक, उबेनिस्ट आधार और आरसी परिपथ 1 by 1 अपन पढ़ते हुए चलेंगे। अब थोड़ा सा वक्त दीजिए। अब हेडिंग लगाने वाले हैं अपन एच प्राचल ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। पूरे चैप्टर में जुड़े रहिएगा साथ, छोटी सी प्रॉब्लम भी होगी नहीं। ओके, यू विल बी ओके। नाउ वी टेक ओवर हेडिंग एच प्राचल के उपयोग से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण। एच प्राचलों के योग से या उपयोग से, एच प्राचलों के उपयोग से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण समझिए पहले, उसके बाद 1 by 1 अपन डिस्कशन करते हुए चलेंगे, नो प्रॉब्लम। जब एच प्राचल अपने पास है, इंग्लिश में लिख सकते हो सॉल्यूशंस मीन्स एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बाय यूजिंग एच पैरामीटर। देखिएगा, एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बाय यूजिंग एच पैरामीटर। अब पहली बात, जब मैंने सर्किट एनालिसिस आपको बताए थे यूनिट नंबर फर्स्ट, वहाँ पर जो एच प्राचल का कॉन्सेप्ट अपन ने काम में लिया था, वही एच प्राचल का कॉन्सेप्ट यहाँ काम में अपन लेके चलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले समझिए कि जब भी एच प्राचल की बात होती थी तो अपन कोई जाल मान के चलते थे। ठीक है, उस जाल में इनपुट होता था और जाल के साथ आउटपुट होता था। दो करंट इंटर कर रही होती थी जाल में और दो प्रकार का अपने पास वोल्टेज होता था। मीन्स एक नॉर्मल यदि अपन सर्किट डायग्राम बनाना चाहे तो देखिएगा कैसे बनाओगे। ये सपोज करते हैं अपन अपने पास कोई नेटवर्क है, दिस इज एनी नेटवर्क। इसके दो टर्मिनल होने हैं जी, ये लो, जिसको क्या बोलते हैं वन टर्मिनल। नेक्स्ट वन ये लो जी, क्या बोलते हैं टू टर्मिनल। यहाँ से जो करंट इंटर हो रही होती है उसको I1 बोलते थे और यहाँ से जो करंट इंटर हो रही है उसको क्या बोलते थे I2। उसके बाद अपने को इसको वोल्टेज की टर्म देनी होती थी। ठीक है, अपन सपोज करते हैं कि यहाँ पर Vs कोई सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है जो मेरे को इसको देना है। मीन्स इनपुट वाले पार्ट में इस नेटवर्क को मेरे को देना है। और यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पे भी अपन सिग्नल एनालिसिस की बात करेंगे वहाँ किसी प्रतिरोध के माध्यम से किसी सिग्नल को अपन लेके जाएंगे। अपन मान लेते हैं ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो सीरीज में है तो RS प्रतिरोध है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज पैदा हो जाता था इन 1 टर्मिनल के बीच में वोल्टेज का मान V1, उसी प्रकार 2 टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज पैदा हो जाता था उस वोल्टेज को V2 कहते थे। और यहाँ पर फाइनली लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों पर अपन आउटपुट फाइंड कर लेते थे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आप इसको ZL भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा यहाँ पर जो प्रतिबाधा होगी, समझना ध्यान से, यहाँ पर इसकी जो प्रतिबाधा देखिएगा V बराबर IR लेके चलने वाले हैं और R को किसके इक्विवेलेंट Z क्या जी V/I। मीन्स इनपुट वोल्टेज, सुनिए ध्यान से, इनपुट वोल्टेज और इनपुट धारा अपन I1 ले रहे हैं। ठीक है, VI और I1 का जो रेशियो होता है उसको अपन ZI मीन्स निवेशी प्रतिबाधा के रूप में लेके चलेंगे। उसी प्रकार यदि इस टर्मिनल के ऊपर जो अपने पास
प्रतिबाधा आएगी उसको अपन Z नोट बोलेंगे और होगा क्या V2 डिवाइडेड बाई करंट क्या होगा I2। V2 मीन्स V नोट की यहाँ से आउटपुट का मान कितना निकल के आएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एच प्राचल। मीन्स एच प्राचल का सॉल्यूशन अपने को करना है तो नेटवर्क के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इस पूरे नेटवर्क को अपन किस प्राचल में चेंज करेंगे, एच प्राचल में अपन चेंज करेंगे। तो एच प्राचल में अपने को यदि चेंज करना है तो आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी बताई हुई है, ठीक है, कि एच जो होता है, ठीक है, इस एच के 4 मान होते हैं। एच आई होता है, एच एफ होता है, एक एच आर होता है और नेक्स्ट क्या होता है एच नोट। जब आपको एच प्राचल बताया था वो वाला लेक्चर आप विजिट करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, प्लेलिस्ट में है। एच आई, एच एफ, एच आर और एच नोट। मीन्स इस सर्किट को अपन हाइब्रिड पैरामीटर की फॉर्म में चेंज करेंगे। अच्छा जी, जो मैंने डायग्राम बताया उसकी थ्योरी भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं देखिएगा कि कोई अपने पास कोई नेटवर्क उपस्थित है जिसका इनपुट टर्मिनल 1 है तथा आउटपुट टर्मिनल 2 है। इनपुट टर्मिनल की ओर कोई सोर्स वोल्टेज जिसके श्रेणी क्रम में एक RS प्रतिरोध लगा हुआ है, अतः 1 टर्मिनल पर जो प्रतिबाधा होगी वो यहाँ इनपुट वोल्टेज VI या VS तथा यहाँ फ्लो होने वाली करंट का अनुपात होगा। तथा इसी प्रकार यदि आउटपुट टर्मिनल की अपन बात करेंगे तो यहाँ का जो वोल्टेज है, मीन्स मान लो आउटपुट वोल्टेज इस टर्मिनल के बीच में V0 और यहाँ की जो करंट है उसके रेशियो के इक्वल होगा। अतः इस वाले सर्किट का एच प्राचल के रूप में, एच प्राचल के रूप में तुल्य परिपथ, बिना लैंग्वेज और बिना डायग्राम कुछ भी समझ नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का खास पार्ट डायग्राम होता है, जिसके डायग्राम समझ आ जाता है। डेरिवेशन में तो ओम का नियम और किरचॉफ का नियम लगाना रहता है। मीन्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट लाइक एच के स्मॉल एच पैरामीटर। एच पैरामीटर के लिए अपने को इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना रहेगा। बहुत आसानी से अपन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखिएगा। आप 2 टर्मिनल लीजिएगा, इस प्रकार से 2 रेखाएं आप खींचिएगा। ये जो सिस्टम है, मीन्स इस तरफ वाली रेखा है वो आपको इस प्रकार से डिनोट करनी है और यहाँ पर करंट का साइन आपको लेना है। उसके बाद दोनों को आपको मैच कर देना है। इजी है। अब देखिएगा यहाँ पर जो मान होता है इसका मान होता है एच आर इंटू V2। ये निकाला जाता है ट्रांजिस्टर के डीसी एनालिसिस के द्वारा, एच आर इंटू V2। इसी प्रकार ये वाला जो मान होता है उसको एच एफ इंटू I1। मीन्स यहाँ से करंट आएगी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा वोल्टेज की टर्म, ठीक है ना। ये अब आपको ऐसा मानो कि इस प्रवर्धक वाले में पता रखना ही पड़ेगा। सारे जो डायग्राम होंगे उनमें अपन यही काम में लेने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे अपन ने सॉल्यूशन किया था ना टी टाइप और टी के साथ में पाई टाइप, तो ये किस प्रकार की टाइप बनेगी, पाई टाइप बनेगी। और पाई टाइप में यहाँ पर एच आर इंटू V2 लेते हैं वोल्टेज की टर्म, ठीक है। मीन्स सोर्स वोल्टेज जिसको अपन बोल रहे हैं वो एच आर V2 और एच एफ इंटू I1 उधर से जो करंट आ रही होती है, मीन्स यहाँ से जो करंट जा रही होती है उसको किस टर्म में लेते हैं, एच एफ इंटू I1 में अपन लेते हैं। इतनी बात हुई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना होता है और ये रेजिस्टेंस है कौन सा, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस है। इसको एच पैरामीटर में चेंज करने के बाद एच आई का मान क्या है, यहाँ से करंट जा रही होती है। इस डायग्राम में देखिएगा करंट कितनी जाएगी, यहाँ से I1 में उधर नहीं आ रहा क्योंकि उस डायग्राम से पूरा आपको रिलेट करके चलना है, ठीक है। इजीली हो गया। साथ में यहाँ पर सोर्स वोल्टेज लगा रखा है VS, लेकिन VS के श्रेणी क्रम में क्या है RS लगा हुआ है, तो ये लो अपन भी लगा देते हैं यहाँ पे RS, ठीक है। देयर इज सेंटर्ड पॉइंट, ये क्या हो गया HI। इसी प्रकार आपको नीचे कनेक्शन करना है। लेफ्ट वाला पार्ट देखिएगा ध्यान से, कनेक्शन कर दिया और इसको किससे जोड़ना होता है, आगे वाले टर्मिनल से जोड़ना होता है। अब इस डायग्राम से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो उसके इक्विवेलेंट सर्किट अपन ने बनाया है। इक्विवेलेंट सर्किट ही बनाना सीखना आपको। यहाँ पर क्या आ गया V1, यहाँ वोल्टेज क्या था बीच में V1, अपन ने क्या ले लिया V1। यहाँ पर प्रतिबाधा क्या थी, मीन्स इस इनपुट टर्मिनल में यदि आपको इम्बेडेंस चाहिए तो मान क्या लोगे आप, एच जेड आई, एच नहीं क्या लोगे जेड आई, मीन्स इनपुट
इम्पेडेंस का मान लोगे। दिस इज द लेफ्ट साइड कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अपन आगे चलेंगे। देखिए एच आई आ चुका, एच आर आ चुका, एच एफ आ चुका, कौन सा नहीं आया, एच नोट नहीं आया। यदि एच नोट नहीं आया तो यहाँ इस फैशन में किसको जोड़ोगे आप, एच। अपन सिर्फ समझ सकते हैं कि सर्किट कैसा बनाया गया, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, हाइब्रिड पैरामीटर वाले सर्किट में। समझे इतनी बात। ये एच नोट है और यहाँ से जो करंट है वो करंट कितनी आ रही होती है, I2 आ रही होती है। जैसे इसको कनेक्ट किया वैसे ही आगे उसको अपने को कनेक्ट करना है। यहाँ पे उस सर्किट में देखिए क्या लगा हुआ है, ZL लगा हुआ है, लगा दिया ZL, ठीक है। यहाँ पर दिस इज शंटेड पॉइंट, ये लो, और यहाँ पर जो वोल्टेज है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच वो वोल्टेज क्या है, V2 वोल्टेज है। और वहाँ पर जो प्रतिबाधा का मान है वो क्या है जी, ZL। मीन्स आप ये दर्शा सकते हो यहाँ का जो वोल्टेज है वो V2 है और यहाँ पर जो Z का मान है वो क्या है, Z आउटपुट है या Z। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम लाइक एज H पैरामीटर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, मीन्स इसके अंदर क्या लगा हुआ है उसको अपन ने यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है। देखिएगा यदि मैं यहाँ से मिटा दूँ, सपोज कीजिए आप ये वाला है और ये वाला यदि मैं आपको नहीं दिखाऊं तो क्या इन दोनों सर्किट डायग्राम में कोई फर्क है। तभी अपन जब जाल पढ़ते हैं तो जाल में इस प्रकार का सिंबल अपन लगाते हैं। देखिएगा यदि ये यहाँ से मैं मिनिमाइज कर दूं तो बाहर से आप देखोगे तो आपको यही नजर आएगा, वो वाला नज़र थोड़ी आएगा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, जब भी चाहे ट्रांजिस्टर हो, चाहे एच प्राचल हो, चाहे आरसी, किसी भी प्रकार के प्रवर्धक में जब अपन इक्विवेलेंट डायग्राम एच को काम में लेके जब अपन बनाएंगे तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैशन। मीन्स एच आई को आपको यहाँ कनेक्ट करना है, फिर यहाँ का जो वोल्टेज है वो एच आर इंटू V2 लेना होगा, यहाँ एच एफ इंटू I1 लेना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो पैरेलल फॉर्म होती है उसको आपको क्या लेना होगा, एच नोट लेना होगा। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब अपन ने ये सर्किट डायग्राम पढ़ लिया, लेकिन ये सर्किट डायग्राम किस फॉर्म में है, इसको इनपुट क्या दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है। मीन्स Vs इसको इनपुट दिया गया है, मीन्स अपन कह सकते हैं प्लस है और माइनस है। यदि इसको वोल्टेज इनपुट के रूप में दिया गया है, इसी आधार पर एच प्राचल के जो तुल्य परिपथ होते हैं वो दो प्रकार से लिए जाते हैं। पहला वोल्टता स्रोत के रूप में, दूसरा लिया जाता है धारा स्रोत के रूप में। इसका मीनिंग क्या है, जो अपन ने इक्विवेलेंट डायग्राम पढ़ा है, ये इक्विवेलेंट डायग्राम किसका है, वोल्टेज स्रोत के रूप में, वोल्टेज स्रोत के रूप में। फिर यहां से आ जाओ एच प्राचल के तुल्य परिपथ, एच प्राचल के तुल्य परिपथ। जैसे अपन ने वोल्टेज के लिए पढ़ा है, सिमिलरली किसके लिए होता है, धारा के लिए होता है। मैं इसको रफ कर देता हूं, स्पेस भी अपने को चाहिए होता है समटाइम्स। वेट, कोई क्यूरी आपके नहीं छोड़ने वाले हैं, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ने वाले हैं, बने रहिएगा। यदि यहीं पे आपको ये पूछा होता कि आप हमें धारा के रूप में, यानी कि धारा स्रोत के रूप में एच प्राचल का तुल्य परिपथ क्या है बताइए। मीन्स एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट इन टर्म्स ऑफ करंट सोर्स। बहुत इजीली अपन डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या जुड़ा हुआ है, वोल्टेज सोर्स Vs जुड़ा हुआ है। यदि मैं यहाँ पर धारा स्रोत ले आऊं तो Rs को पकड़कर समांतर क्रम में ले आओ, आगे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होना रहता है। क्या बताया मैंने, फिर से सुनिए। यदि यही परिपथ आपको एच पैरामीटर के लिए किसके रूप में पूछा होता है कि आप इनपुट दे रहे हो, वो इनपुट किसके रूप में हो, यदि धारा स्रोत के रूप में हो तो कुछ भी नहीं करना। जो यहाँ पर अपन सीरीज फॉर्म में रेजिस्टेंस काम में ले रहे हो, सीरीज फॉर्म को कैसे कर दो, पैरेलल फॉर्म में कर दो। अब मैं बनाता हूँ, ठीक है। बनाने का तरीका बताया हुआ है आपको, पहले ये सिंबल, उसके बाद दिस।
ठीक है, धीरे धीरे से देखते जाइएगा, जल्दीबाजी में हमेशा दुर्घटना ही होती है। यहाँ से कोई करंट आ रही है, देयर इज रेजिस्टेंस H0, ओके, नो प्रॉब्लम। संटेड पॉइंट है, लोड रेजिस्टेंस अपन जोड़ते हैं जिसको अपन ZL कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने को क्या निकालना होता है, आउटपुट निकालेंगे अपन, डेरिवेशन भी इनके करेंगे, अभी थोड़ा समझिए आप, ठीक है, वरना यदि पहले ही अपन आगे से चलना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ की जो प्रतिबाधा होगी वो Z लोड, और यहाँ जो वोल्टेज होगा वो अपन क्या लेंगे, V2 लेंगे, ठीक है। ये लो, राइट साइड वाला अपना काम हो चुका, लेकिन दर्शाना बहुत जरूरी है, ये क्या है, HR × I1, ठीक है। इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है जी, HI जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिस इज संटेड पॉइंट, यहाँ पर जो वोल्टेज पैदा हो रहा है उस वोल्टेज का मान V1, बस अब कुछ भी नहीं करना। Vs की जगह धारा स्रोत है तो सोर्स वोल्टेज कौन सा लेना होता है अपने को, धारा। 4 तरीके बताए थे जब सर्किट एनालिसिस पढ़ा था, आदर्श वोल्टता, आदर्श धारा, ठीक है, वास्तविक वोल्टता और वास्तविक धारा, उसमें कुछ इसी प्रकार से करते थे। जब भी अपन धारा स्रोत लेते थे, याद कीजिएगा, वरना विजिट कीजिएगा, वहाँ प्लेलिस्ट में पढ़ा है। जब भी अपन करंट सोर्स की बात करते थे उस सिचुएशन में कहते थे कि जो प्रतिबाधाएं लगी है वो प्रतिबाधा समांतर क्रम में यदि अपन लगा दे तो अपन किसकी व्याख्या करने लगते हैं, IS मीन सोर्स करंट की व्याख्या अपन करने लगते, मीन्स दिस इज संटेड, दिस इज संटेड। RS को वहां से मैंने पकड़ा और कहाँ पे लगा दिया, इस वाले बिंदु पर लगा दिया, और क्या ले लिया जी, RS। समझ पाए, चाहे आपको वोल्टेज की टर्म में पूछे, चाहे आपको करंट की टर्म में इक्विवेलेंट सर्किट पूछे, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, बहुत बेखूबी आपको बताया गया है ईच स्टेप। रही बात ये दोनों स्टेप भैया इस DC एनालिसिस के द्वारा निकाली जाती है, और अपन यहाँ पढ़ेंगे पूरा SC एनालिसिस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। एक पिक में आपका पूरा काम है कि H प्राचल में जो ट्रांजिस्टर होता है उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे लेते हैं, ठीक है, समझ पाए इतना। अब अपना काम क्या है, H प्राचल के लिए अपने को पैरामीटर कौन से निकालने हैं, चाहे कोई सा भी प्रवर्धक हो, कैसा भी प्रवर्धक आपको दिया गया हो, उस प्रवर्धक के मुख्य बिंदु क्या होते हैं, नंबर फर्स्ट निवेशी प्रतिबाधा निकालिए, देख लेना, निवेशी प्रतिबाधा का मान आपको पूछा जाता है। दूसरा, निर्गम प्रतिबाधा का मान पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड, वोल्टता प्रवर्धन का मान आपको पूछा जाता है। फोर्थ, धारा प्रवर्धन का मान आपको पूछा जाएगा, मीन्स ये क्या है, इनपुट इम्पेडेंस, नो प्रॉब्लम, आउटपुट इम्पेडेंस, ओके, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। बैक टू बैक जो स्टूडेंट्स क्लास देखता है उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। करंट एम्प्लीफिकेशन, आप यदि कभी ये चाहते हो कि 5 मिनट में पूरा काम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है भैया, क्योंकि जल्दीबाजी जब भी करोगे तो दुर्घटना होगी। कोई सा भी चाहे आप एम्पलीफायर लो, उस एम्पलीफायर के लिए आपको ये चारों मान यहाँ से ज्ञात करने होते हैं कि इन चारों मानों को अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। समझ आए इतनी बात। अपन पहले लेके चलेंगे, ऐसे चलोगे, अब मैं बता भी देता हूँ, पहले आप वैल्यू निकालोगे, कोई सा भी दिया गया हो उसके लिए वोल्टता प्रवर्धन A, उसके बाद निवेशी निकालोगे B, उसके बाद धारा प्रवर्धन निकालोगे, उसके बाद निर्गम प्रतिबाधा आप निकालोगे। समझ गए बात को। अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट अपना करते हैं कि इसके लिए अपने को धारा लाभ निकालना है और धारा लाभ किस प्रकार से होता है, ठीक है। समझ पाए आप इतना। फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन, ये चारों अपने को पढ़ना है, लेकिन लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। एक पैरामीटर डेरिवेशन का अपन यहाँ निकालेंगे, 3 पैरामीटर नेक्स्ट लेक्चर में अपन निकालेंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैटर जो बता रहे हैं थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, डेरिवेशन में कोई समय नहीं लगने वाला।
और ख़ास बात बता दें, जब धारा का नाम आएगा तो ये वाला सर्किट आपको पता होना चाहिए, जब वोल्टेज का नाम आएगा तो ये वाला पता होना चाहिए। ये सर्किट आपको याद है तो धारा का नाम आते ही बस इतना दिमाग में बैठा लो, RS को कहाँ ले आओ, पैरेलल फॉर्म में ले आओ, अपना काम हो चुका। तभी ये वाला रफ अपन कर रहे हैं। आप डर जाते हो ये वाले डेरिवेशंस जब आपके सिलेबस में आते हैं कि आखिर ये कैसे होंगे, क्योंकि आपका नॉर्मल ओम का नियम, किरचॉफ का नियम पढ़ा है, एच प्राचल नहीं पढ़ा हुआ है, और आपके पूरा ये यूनिट थर्ड है वो एच प्राचल से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट देखिएगा, मैं निकालने वाला हूँ धारा प्रवर्धन। अच्छा जी, दूसरा नाम भी होता है धारा लाभ, मीन्स करंट एम्प्लीफिकेशन बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो करंट गेन। गेन वर्ड आपको पहले भी बताया हुआ है, जब कभी भी क्या है गेन, तो क्या देख लो, आउटपुट बट्टा इनपुट। यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, धारा मीन्स आउटपुट करंट, समझना बात को, नीचे क्या हो जाएगा इनपुट करंट। उसी प्रकार यदि वोल्टेज की टर्म होती तो वोल्टेज गेन क्या हो जाता, ठीक है, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। ठीक है, और इस प्रकार से डिनोट करते हैं धारा गेन को AI से और वोल्टेज गेन को AV से डिनोट करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं कि जहाँ पे भी आपको गेन फाइंड करना होता है आप आउटपुट के नीचे क्या ले जाइए, इनपुट ले जाइए, इजीली वहाँ से सोल्व आउट हो जाएगा। अच्छा जी, लिखा है मैंने धारा प्रवर्धन। धारा प्रवर्धन को किससे डिनोट करने वाला हूँ मैं, AI से डिनोट करने वाला हूँ, अकॉर्डिंग टू योर बुक टेकिंग स्मॉल आई, कैपिटल भी मैं ले सकता हूँ। आउटपुट धारा मीन्स ये सर्किट नहीं, मैं कौन सा देखूंगा, वो वाला सर्किट, वो वाला मैं बना सकता हूँ। इस RS को मैं थोड़े से टाइम कहाँ ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ, और यहाँ पे क्या डिनोट कर दूँ मैं, IS डिनोट कर दूँ। मीन्स अब आप बताइए आउटपुट धारा क्या है यहाँ पर, I2, आउटपुट धारा I2, इनपुट धारा यहाँ देखना होता है आपको इन टर्मिनल्स के बीच में। जब भी अपन सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट टर्मिनल लेके कर रहे होते हैं। हाँ, आगे से भी वैल्यू निकाली जाती है, लेकिन आपको कहाँ से निकालनी है, इन टर्मिनल के पास से ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। आउटपुट धारा आपके लिए क्या हो जाएगी, I2, इनपुट धारा आपके लिए क्या हो जाएगी, I1, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको कुछ नहीं करना, एच प्राचल जब अपन ने पढ़ा था, याद कीजिएगा, जब एच प्राचल अपन ने पढ़ा था तो धारा और वोल्टेज किसका फंक्शन आता था, I1 और V2 का। फंक्शन भी शायद थे F5 था, I1 V2 I2 था, फिर V1 आया था F6 I1 V2। याद कीजिएगा थोड़ा सा, जब अपन ने एच प्राचल पढ़ा था तो उसके फंक्शन अपन I2 बराबर क्या मान के चले थे, F5 I1 V2, ठीक है, और V1 क्या मान के चले थे, F6 I1 V2। अतः है अपन सीधा सीधा यहाँ पर हाइब्रिड पैरामीटर की डेफिनेशन लगा देंगे। अतः है एच प्राचल की परिभाषा से, एच प्राचल की परिभाषा से देखिए I2 है आपके पास, और क्या है I1 है। किसका मान निकालना है आपको, I2, और वहां पर I2 निकालने का तरीका क्या था, पहला I1 था, उसके बाद वहां पे क्या था, V2 था। अब साथ में आपको ये भी देखना होता है कि H के कौन से मान थे, तो याद कीजिएगा यहाँ पे था अपने पास HF, यहाँ पे था H0। जब अपन ने I2 पढ़ा था तो HF और H0, जब ये पढ़ा था तो इसके साथ था HI और क्या था HR, ठीक है ना, और इनको अपन अपनी लैंग्वेज में भी बोलते थे। मीन्स एच प्राचल की डेफिनेशन मैंने लगाई, एच प्राचल की डेफिनेशन क्या हुई, उसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग HF I। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया उसी से लेके मैं चल रहा हूँ। मैंने ये आपको सर्किट एनालिसिस में बता दिया था, जहाँ पे भी मेरे को I2 लेना होता है, एच प्राचल मेरे पास है, तो मैं सीधा कहाँ जंप करूँगा, एच प्राचल की डेफिनेशंस पे जंप करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ जंप करता हूँ तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि जब आपको I2 चाहिए होता है तो I2 के लिए आप जो पैरामीटर काम में लेते हो वो HF और H0 काम में लेते हो। समझे इस बात को, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। बढ़ते हैं अपन आगे, मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ। वक्त दीजिएगा क्योंकि समय ही सबसे बड़ा होता है। जहाँ पे अपन समय दे देते हैं, ऐसा मानो वहाँ पर अपन कुछ सीख के जाते हैं। अपन ने किसकी वैल्यू निकाली, I2 की। अब आपसे कोई ये पूछे कि I1 का मान क्या है, हमें आप I1 का मान बताइए, तो निकाल सकते हो। इसी प्रकार अभी जो डायग्राम था उसमें किसका मान बताइए, V2। तो ओम का नियम क्या है देखिएगा, तथा
आपको V2 चाहिए होता है। अभी जो डायग्राम था उसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, V2 करंट कौन सी दिशा में आ रही थी, इस दिशा में, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो ZL का मान था, मीन्स क्या थी, प्रतिबाधा ZL थी, और प्रतिबाधा ZL के पास में क्या लिखा हुआ था, V2, तो V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR, मीन्स यहाँ से यदि आपको V का मान पता करना होता तो V2 वोल्टेज क्या है अपने सर्किट के लिए, V2, I अपने लिए क्या है, यहाँ पर कितनी करंट जा रही है, I1, नहीं इधर से जब अपन चले थे तो I2 करंट आ रही थी, ठीक है। साथ में क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है लगा हुआ है यहाँ पे ZL, ये लो V2 का मान कैसे निकाला, V बराबर IR, सीधा सीधा ओम का नियम लगाया कि यहाँ पर करंट थी वो I2 थी और यहाँ का जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, ZL था, तो मैंने V2 निकाल दिया क्या, I2 इंटू ZL। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी चतुर्थ टर्मिनल जाल का अपन डिस्कशन करते हैं, एक करंट इधर से आ रही होती थी, एक करंट इधर से आ रही होती थी, तो वहां पर जब अपन ने इनपुट और आउटपुट इंपेडेंस निकाला था तब मैंने कहा था जब सॉल्यूशन इस तरफ से करो तो इसको निगेटिव लेके चलना है, जब सॉल्यूशन इस तरह से करो तो इसको क्या लेके चलना है, निगेटिव लेके चलना है। मीन्स V2 का जो मान मैंने निकाला वो है तो ठीक I2 इंटू ZL, लेकिन जब मैं जाल की डेफिनेशन यहाँ पर लगाऊंगा तो जाल में ये करंट कैसी होगी, निगेटिव। ये मैं नहीं कर रहा, मैं पढ़ा चुका है ना। मीन्स V2 का मान I2 इंटू ZL, इक्वेशन। तभी आप डर जाते हो, ये पीछे का कॉन्सेप्ट है पूरा। और मैंने कहा था जब अपने इनपुट और आउटपुट, वो भी प्लेलिस्ट में है, देख सकते हो आप, समझ आई। V2 का मान अपन ने निकाल लिया इक्वेशन 3 को 2 में, बाई इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों से क्या निकल जाएगा, यहाँ से I2 किसके बराबर हो गया, H, डेरिवेशन बहुत आसान होते हैं, साथ में I1 प्लस H0, V2 की जगह क्या आ गया जी, I2 इंटू क्या आ गया, ZL, नेगेटिव साइन आ गया अपने पास, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये टर्म I2 की है, ये टर्म I2 की है, एक तरफ कर लो, तो I2 प्लस H0 I2 ZL इक्वल HF इंटू I1। यहाँ से I2 अपने को लेना होता है तो 1 प्लस H0 के साथ क्या हो गया, Z, बाहर ले लिया मैंने, किसके इक्वल जी, HF इंटू I1। बढ़िया आगे, नो प्रॉब्लम, सीखते जाइए, डेरिवेशन से घबरा जाते हो आप, और घबराने वाली बात नहीं है। I2 का मान यहाँ से निकालिए, क्या निकल के आ जाएगा, HF, साथ में क्या है, I1 डिवाइडेड बाई ये वाली स्टेप 1 प्लस H0, साथ में क्या आ गया, ZL। इसको मैं कोई इक्वेशन मान लेता हूँ 4। देखिएगा मेरे को क्या चाहिए, AI का मान चाहिए, तो मेरे पास यदि I2 या I1 दोनों में से एक हो, मीन्स I2 या I1 दोनों में से एक हो, तो मैं आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। मीन्स इक्वेशन 4 पुटिंग, इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में रख दीजिए, तो AI इक्वल I2 की जगह वैल्यू रखिए, HF I1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H0 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है जी, I1, I1 से I1 1 टाइम डिवाइडेड हो गया, मीन्स AI क्या हो गया, HF अपॉन 1 प्लस H0 इंटू ZL। ये लो जी इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 धारा परिवर्धन को व्यक्त करता है, समीकरण 5 धारा परिवर्धन को व्यक्त करता है। इसका एक मेथड और होता है, वो भी साथ ही देख लीजिए। इस इक्वेशन तक अपन पहुंचे, I2 इक्वल लिख दीजिए वापस HF I1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H0। ये जो अपन एस वगैरह काम में ले रहे हैं ना, हाइब्रिड पैरामीटर, ये भी एज ए रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, इनको भी एज ए प्रतिरोध अपन लेके चलते हैं। यहाँ से देखिएगा I2, इस I1 को मैं नीचे ला सकता हूँ, ये लो क्या मिला मेरे को, HF अपो नीचे क्या H0 इंटू J। सीधा आप क्या यूज कर दीजिए, इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। I2 अपॉन I1 क्या है जी, AI, तो AI क्या निकल के आ गया, HF अपॉन 1 प्लस H0 इंटू ZL। ये भी क्या व्यक्त करता है, धारा परिवर्धन के मान को व्यक्त करता है। वेरी सिंपल, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये वाला याद रखो तो ये रखो, ये कर सकते हो इजीली। दो ऑप्शन आपके पास है पूरे टॉपिक में कि ये वाला करो तो आसान सा है, इक्वेशंस काम में ले लो, और ये वाला करो तो सीधा सीधा कहाँ से वैल्यू पुटअप कर दो, इक्वेशन 1 से वैल्यू पुटअप कर दो। क्लास थोड़ी लंबी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने हुए थे, ठीक है। बने हुए रहोगे तो सारा वो कॉन्सेप्ट सीखोगे जो आपको प्रॉब्लम करता है। और मैं कहता हूँ
और ये फैक्ट है कि एच प्राचल है जो आपको हमेशा प्रॉब्लम करने वाला है। पूरी क्लासेस देख लीजिए आप एम्पलीफायर की, एच पैरामीटर से कभी आप नहीं घबराओगे, ठीक है। आप आंख मूंद के ये कह दोगे कि एच प्राचल का कोई क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ने वाला, बस शर्त ये है कि जो कॉन्सेप्ट बताए वो। अब जैसे मैं इक्वेशन 3 को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको पूरा जाल पढ़ा चुका था और उस जाल में जो करंट की डायरेक्शन थी वो लेना वहां पे मैंने बता दिया, यहाँ वापस से आपके लिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम ये हो जाती है, आप ये नेगेटिव वगैरह लेना भूल जाते हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ने वाले, कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ने वाले हैं। लेक्चर्स देख रहे हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।